and put the heading in your copies titled as Introduction to Management. And प्रश्न उठता है कि ये मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल चिल्ड्रन। ढेर सारी बहुओं को एक सासू मां को झेलना इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ढेर सारे एम्प्लॉयज को एक एम्प्लॉयर को झेलना इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ढेर सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से बिजनेस में रखना इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो बेसिकली व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज टू मैनेज men and things, children, in a tactful way. I repeat, in a tactful way. एम्प्लॉय हमेशा बदमाशी करेगा, हमेशा काम चोरी करने की कोशिश करेगा। क्या आप आए दिन एम्प्लॉयज को निकालते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको कुछ ऐसा काम करना है कि आपका काम भी निकल जाए और वो सो कॉल्ड कुछ सीख भी जाए और वो आपका नुकसान भी ना करें। मतलब सांप भी मर जाए और नहीं, लाठी तो टूटेगी टूटेगी, क्योंकि सांप हवा में तो होगा नहीं, वो जमीन पे चलेगा। जब पट्ट से मारेंगे लाठी टूटेगी। या तो प्लास्टिक का डंडा पुलिस वाला लेके आए। मैं लाठी की बात करूं, लाठी प्लास्टिक की नहीं होती, डंडा प्लास्टिक का होता है। सांप भी मर जाए, उसके घर वालों को पता भी ना लगे कि वो मर गया, नहीं तो वो लोग उदास हो जाएंगे ना। तो ये बात समझ में आ गई चलन? ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो बहुत ही धमाकेदार इंट्रोडक्शन था, इसको एग्जाम में जरूर लिखिएगा। मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट टैक्टफुली, इज दैट क्लियर? और मैन का मतलब यहां पे सिर्फ इंसान नहीं होता है, मैन का मतलब मैन भी है, और टैक्टफुली जिन चीजों को आप मैनेज करेंगे वो आपके रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? चलिए झटपट इसको लिख लीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। तो अल्टीमेटली आप पढ़ेंगे, एक सिंपल सा सवाल अपनी कॉपी में झटपट लिख लें। व्हाट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल? क्या रीजन है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल होता है? व्हाट हैपेंस कि मेनी अ टाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक साथ स्टार्ट किए, कुछ बहुत ऊपर चले गए और कुछ उतनी ऊपर नहीं जा पाए। उसका रीजन एक ही था, जो बहुत ऊपर पहुंच गए चिल्ड्रन, टाइम एंड सो कॉल्ड मनी के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया था, और जो नहीं पहुंच पाए उन्होंने चीजों को मैनेज नहीं किया। कुछ पेरेंट्स होते हैं 12th क्लास के बाद जगते हैं और बच्चे से कहते हैं भाई तेरे को क्या करना है? बच्चा कह रहा है सोच रहा हूं लॉयर बन जाऊं। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं ठीक है, अगर तुमको लॉयर बनना है तो तुम पहले ग्रेजुएशन कर लो 3 साल का, फिर 3 साल का एलएलबी कर लेना। कितना समय बर्बाद हो गया? 6 साल। यही चीज अगर 9-10 में पता लग गई होती, 5 ईयर बीए एलएलबी का कोर्स कर लेता। तो यहाँ पे मैनेजमेंट गड़बड़ था, दैट्स वाई उस बच्चे के 1 साल बर्बाद हो गए। सिमिलरली आपको अपनी सिटी में एक स्वीट शॉप ओपन करनी है, और आप सोच रहे हैं पता नहीं स्वीट शॉप चलेगी कि नहीं चलेगी, और आपने सोचा अभी रुक जाओ। रुकते रुकते आपके सो कॉल्ड एक कॉम्पिटिटर ने वहां पे शॉप ओपन कर ली, कस्टमर्स ढेर सारे वहां आने लग गए। योर कॉम्पिटिटर टुक द रिस्क बट यू डिडंट टुक द रिस्क। तो उसने अपने रिसोर्सेस को मैनेज किया, थोड़ा सा रिस्क लिया और बिजनेस मिल गया, और आप अभी सोच ही रहे थे बेसिकली। इज दैट अंडरस्टूड? तो सक्सेसफुल होना या अनसक्सेसफुल होना सिर्फ एक ही बात पे डिसाइड किया जाएगा कि आपने चीजों को मैनेज कैसे किया। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, सो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में कॉम्पोजिशन ये है कि भाई सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में। चाहे वहां का प्लांट एंड मशीनरी हो, ईदर इट इज लैंड एंड बिल्डिंग, यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और उनका कंपटीशन क्या है। आपने शायद नाम सुना होगा बच्चों, ऑल आउट का। सुना है? आजकल मच्छर भी बड़े इम्यून हो गए, इससे भागते नहीं है। और एक सबसे पहले पुरानी एक कंपनी आती थी, पापा मम्मी से पूछिएगा वो बताएंगे। नहीं, गुड नाइट तो बहुत बाद में आया। कछुआ छाप, ये शब्द आपने शायद सुना होगा घर में। कछुआ छाप सुना है कभी? नहीं सुना? ग्रीन कलर की सर्कुलर आती थी, इसी मटेरियल की, रेपेलेंट्स मतलब जिससे मच्छर भागते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड खूब एमिट होता था उसमें, उसको जला दिया जाता था और मच्छर उसके धुएं से भाग जाते थे। उसके बाद कंपनी ने सोचा कि भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड इससे निकलता है बड़ा नुकसान करता है लंग्स के लिए, लीवर के लिए। कुछ लोग रात में जला के सो जाते थे और सोते ही रहते थे। 13 दिन बाद हलवा पूड़ी घर में बढ़ जाता था। तो फिर बोला गया कि भाई पहले इसको जला के मच्छर भगा लो, फिर उसको रूम के बाहर कर देना और फिर जाके सो जाना।
अब बड़ा मतलब इनकन्वीनियंट लोगों के लिए होने लगे, एलीट सोसाइटी वालों के लिए। तो एक सर्कुलर मशीन बनी, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लाइट थी, और यहाँ एक स्टील की प्लेट हुआ करती थी चिल्ड्रन, और यहाँ पे एक ब्लू कलर का मैट लगाते थे, छोटा सा टिक्की टाइप का। उस मैट को जिस कंपनी ने बनाया उसको ब्रांड क्या दिया, गुड नाइट। तो वो ब्लू कलर का, उसके अंदर कुछ केमिकल होता था, हीट होने से वो केमिकल उड़ता था, और उससे भी मच्छर भाग जाते थे। मच्छर इसके भी इम्यून हो गए। हम आप जितना सो कॉल्ड गंदा गंदा खाना खाते हैं, इम्यून हो जाते हैं ना, बीमार नहीं पड़ते, मच्छर भी इम्यून होने लग गए। तो उसके बाद ये गुड नाइट कंपनी का धंधा चौपट हो गया। अब सोचा गया क्या किया जाए, तो एक कंपनी आई, उन्होंने एक मशीन बनाई जिसके अंदर एक लिक्विड लगा दिया गोल गोल घुमा के शीशी में, और कंपनी ने ब्रांड का नाम क्या रखा, ऑल आउट। अब गुड नाइट वालों ने सोचा क्यों ना हम भी ये काम करें, तो इन्होंने भी उसी लिक्विड को उसी मशीन के थ्रू पब्लिक को देना स्टार्ट किया। बट गुड नाइट वाज द सेकंड, बट ऑल आउट वाज द फर्स्ट। पता नहीं प्रॉक्टर एंड गैम्बल या किसी का, डोंट नो द नेम ऑफ द कंपनी एग्जैक्टली। तो ऑल आउट सबसे ज्यादा बिकती है, और आज बाजार में लोग जाते भी तो क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते मॉस्किटो रेपेलेंट किट दे दो, क्या बोलते हैं, ऑल आउट दे दो। तो कंपनी के प्रोडक्ट का ब्रांड प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन गया। आपके घर में वाटर टैंक में पानी चढ़ाने के लिए एक यंत्र यूज होता है, ट्रर आवाज आती है ना उसकी, क्या बोलते हैं उस यंत्र को बच्चों, टुल्लू। ये क्या है सर, एक्चुअली वो वाटर पंप है। इंडिया की सबसे सो कॉल्ड बढ़िया कंपनी जो इस प्रोडक्ट को बनाती थी, उसका नाम क्या था, टुल्लू। क्या नाम था, टुल्लू। मेरे घर में आज भी लगा हुआ है, मतलब पिछले 30 ईयर से चल रहा है। एक खराब होता है, दूसरा वाला है। अभी अभी गए थे संडे को बनवाने, रिपेयर कराने, 1000 रुपये रिपेयरिंग में लग गया। आई सेड टू द शॉपकीपर कि भाई नया खरीद लेते हैं। कह रहे सर ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा सारा सामान चेंज हो गया, क्वालिटी क्या रही इसके अंदर। तो खैर, तो इस कंपनी ने उस प्रोडक्ट का नाम तो वाटर पंप रखा, बट कंपनी का नाम टुल्लू था। तो लोग वाटर पंप बोल के मार्केट में नहीं मांगते, टुल्लू खराब हो गया दे दो। भैया यार टुल्लू रिपेयर हो जाता है, भैया हमारे टुल्लू में कड़कड़ की आवाज आ रही है, भैया टुल्लू ऑन नहीं हो रहा है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है। ऐसा काम वनस्पति घी वाली एक कंपनी थी, अभी भी है, डालडा। 2 किलो डालडा दे दो, दे वांट टू से 2 किलो वनस्पति घी दे दो। समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रोडक्ट्स के ब्रांड इतने फेमस हो गए कि लोग प्रोडक्ट का नाम भूल गए, एंड दे एड्रेस इट विद देयर ब्रांड एज सच। समझ में आई बच्चों बात, पक्का। तो ये होती है कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो बहुत कंपनीज है मार्केट में, खैतान का भी आता है, टेक्सॉन कंपनी है क्या, उसका भी आता है। बट बाजार में लोग जाते हैं ना, कहते हैं टुल्लू दे दो, भैया टेक्सॉन कंपनी का है। अरे टुल्लू भी तो कंपनी का नाम था। तो विद द वर्ड टुल्लू दे वांट टू से पंप। समझ में आ गया, वाटर पंप। समझ में आ गई बात चल रहा है। तो सैमसंग वालों ने अभी अपने गैलेक्सी सीरीज को लॉन्च किया, और अब उसके साथ एक वर्ड लिखने लगे, व्हाट। अरे यही तो सब में चलता है भैया, व्हाट इट क्लियर। लोग कहते हैं मेरे घर में एलेक्सा है, अच्छा एलेक्सा है, शादी हो गई तब भी एलेक्सा है। अरे एलेक्सा इज एन इंटरैक्टिव डिवाइस। तो अमेजोन ने उसका नाम ऐसा रख दिया कि लोग उसको एआई इंटरैक्टिव डिवाइस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एलेक्सा ऑर्डर कर दीजिए मम्मी जरा। समझ में आ गई बात। तो अगेन अमेजोन का कॉम्पिटेटिव एज क्या है। अमेजोन क्या काम करता था पुराने जमाने में, पता है आपको, बुक्स की लाइब्रेरी चलती थी ऑनलाइन। बुक्स बेचते बेचते कस्टमर्स आ गए, जैसे बाबा रामदेव जी क्या योगा सीखते सीखते कस्टमर आ गए, उन्होंने योगा के कस्टमर को पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेचे। इन्होंने अपने बुक रीडर्स को सारा सामान बेचना स्टार्ट किया। और कभी आपने अमेजोन लिखा हुआ देखा हो तो एक ऐसे एरो है चिल्ड्रन, ये एरो ए से स्टार्ट होता है और जेड पे खत्म होता है। इसका मीनिंग पता है आपको, वी सेल ए टू जेड एवरीथिंग। अब सोचा गया लोगों को कैसे एंटरटेन करें, तो इन्होंने प्राइम वीडियो दे दिया। स्टार्टिंग में इट वाज फ्री, चीपर, अब महंगा हो गया है। अब उन्हीं क्लाइंट्स को जो ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, उनको अमेजोन क्या दे रहा है, मिनी टीवी। तो धीरे धीरे ये मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुस रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है ये मूवी के प्रोड्यूसर बन जाए इंडिया में। गॉट इट क्लियर। तो सबसे पहले ओटीटी का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड में बोल सकता हूं जो बढ़िया तरीके से लॉन्च किया, वो किसने लॉन्च किया, अमेजॉन प्राइम वीडियो ने। नेटफ्लिक्स वगैरह Z5 तो बहुत बात की बात है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, कॉम्पिटिटिव एज। समझ में आ गई बात। रिलायंस ने पेट्रोलियम बिजनेस से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। क्यों हर धंधे में घुस जाते हैं, बिकॉज दे हैव अ कॉम्पिटिटिव एज। पैसा भी है, ब्रांड मार्केटिंग बहुत बढ़िया कर लेंगे, लोगों का फेथ है हमारे साथ, तो पैसा भी हमारे पास बहुत है, इट मींस वी हैव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। समझ में आ गई बच्चों बात। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या तो सक्सेसफुल बनाएंगे या तो अनसक्सेसफुल। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। अब आपका स्कूल ये मान लीजिए एक्सपेंशन चाहता है,
तो जो सीनियर मोस्ट बेस्ट टीचर्स होंगे उनको नई ब्रांच में भेज दो, क्योंकि वहां चलाने के लिए भाई अच्छे टीचर्स चाहिए, पुरानी ब्रांच का तो नाम अच्छा है ही है, वहां तो बच्चे आ ही जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। झटपट कॉपी कर लिए चलन। तो गुड नाइट वाली कहानी समझ में आ गई? पक्का? टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल तो भैया जिसने भी एआई यूज कर लिया उसका बिजनेस दिन दुगनी शाम चौगनी, रात में क्वाड कोर और भोर में ऑक्टा कोर तरक्की कर रहा है। नंदस लिख लिया भाई सबने सारे पॉइंट्स? अरे बक्सा समझ बनाने लग जाएगा प्लीज, बट सिंपली लिख लीजिए चीजों को क्विकली। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग। अरे आपके पास अगर जमीन है तो आप वहां पे नई फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, आप थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, तो सोलर फार्म क्रिएट कर दीजिए वहां पे। व्हाट इट क्लियर? तो लैंड एंड बिल्डिंग तो मेन रिसोर्स है भैया, बिना लैंड एंड बिल्डिंग के तो कोई काम होगा ही नहीं। प्लांट कहां लगाओगे? समुद्र में? जब टाटा वालों ने अपना प्लांट वेस्ट बंगाल से हटाया तो मोदी जी ने गुजरात में उनको जब अपॉर्चुनिटी दी तो टाटा ने एक ही बात बोली, रतन टाटा जी ने, हमारे पास जमीन खरीदने का पैसा नहीं है इसलिए हमने फैक्ट्री बंद करने की सोची है। तो उन्होंने कहा मैं आपको जमीन 1 रुपए में दे रहा हूं, आपको जमीन का पैसा नहीं देना, लीज पे आप ले लीजिए, कौन हम आपको बेच रहे हैं, आपकी गाड़ियां बनेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गाड़ियां बिकेंगी, उस पर 28%, अब तो जीएसटी आता है, पहले कम था, जीएसटी मिलेगा, स्टेट का वैसे ही भला हो जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी तो मेन सोर्स है। डन दिस? अगर टेक्नोलॉजी ना होती ऑनलाइन क्लास होती? नो। टेक्नोलॉजी ना होती लोग ऑनलाइन कनेक्ट होते, यूट्यूब पे कनेक्ट होते, ठेंगा कनेक्ट होते। अंडरस्टूड? तो इसलिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। बैच टाइमिंग में चेंज है, मेरे को आपको इन्फॉर्म करना है, मैं चलूं 100 लोग को मैसेज करता रहूं? ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, मैं एक मैसेज करूंगा बाकी सबको मिल जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं आप? पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप था, सीक्रेसी ऑफ मोबाइल नंबर्स, पता लगा किसी किसी के मोबाइल नंबर, अपनी मार्केटिंग चालू कर दिया वहां पे, हम तेल बेच रहे हैं हमसे तेल खरीद लो, हम गोबर बेच रहे हैं हमसे गोबर खरीद लो। चलिए नेक्स्ट, क्यों भाग रहे हैं लोग? सब लोग, सारे के सारे फैक्टर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है तरक्की करने के लिए। समझ में आ गया? तो आपके मोहल्ले में मिठाई की दुकान ऑलरेडी थी 2-3, एक और खुल गई, एक रेस्टोरेंट खुल गया, कपड़े की दुकान खुल गई, लोग सिर्फ मूवी देखने के लिए थोड़ा दूर तक जाते हैं। पीवीआर सिनेमास कह रहा है सौरभ सर को मैनेजिंग डायरेक्टर बना लेते हैं और इसी पर्टिकुलर सर्वाइविंग मोहल्ले में अपना एक थिएटर खोल देते हैं, ताकि जो लोग दूर नहीं जाना चाहते वो यहाँ पे मूवी की डिमांड भी पूरी कर सकते हैं। तो अब वो सारी चीजें एक तरह से उनके लिए पॉजिटिव थी कि लोग सिर्फ मूवी देखने दूसरी जगह आते हैं, बाकी शॉपिंग यही करते हैं। तो एक बिजनेसमैन ने सोचा चलो मैं एक छोटा सा मॉल ही खोल देता हूं यहाँ पे, ताकि जो लोग दूर तक जाते हैं उनको इसके लिए भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपोलो ने इंडिया में सबसे पहले 10% डिस्काउंट दवाइयों पे और होम डिलीवरी स्टार्ट की थी। अब हमारी कॉलोनी में हर दुकानदार 10-20% डिस्काउंट देता है, सब होम डिलीवरी करते हैं, सिर्फ टीचर की होम डिलीवरी नहीं हो पा रही है, वो होम ट्यूशन पहले से ही चल रहा है। तो चलते हैं बच्चों आगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज के, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों, एम्प्लॉयज। आपके स्कूल में हर क्लास में एलजी का स्मार्ट बोर्ड लग गया है, माइक्रोसॉफ्ट से समझौता हो गया है टीम्स सॉफ्टवेयर के ऊपर, जूम वाले भी अपनी कॉन्फ्रेंसिंग स्टाफ मीटिंग्स के लिए देने के लिए रेडी हो गए हैं, इसरो ने स्पेशल सैटेलाइट लगा दी है ताकि जो बच्चे स्कूल ना आए वो घर से अनकट कनेक्टिविटी के तहत पढ़ पाए, फर्नीचर पूरा का पूरा ड्यूरियन फर्नीचर से खरीदा गया है, समझ में आ गया? बट टीचर ही नहीं आपके स्कूल में बहुत अच्छा जो पढ़ा पाए। एक टॉपिक पढ़ाने में 1 हफ्ता लगता है, प्रोफेशनल टीचर 15 मिनट के अंदर उसको खत्म कर देगा। क्या ये स्कूल, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगा? नो। मैं बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का चल रहा है। किसी जमाने में इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोलते थे और लोग सच्ची में बाहर से पढ़ने आते थे। इवन 80s 90s बोलना थोड़ा ज्यादा होगा, 80s तक तो लोग डीयू वगैरह छोड़ के, कोलकाता यूनिवर्सिटी छोड़ के यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी थी जहां पे एमबीए कोर्स स्टार्ट हुआ था। आईएम्स में पहले से चल रहा था, यूनिवर्सिटीज में 5 में सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, कोलकाता, मतलब 5 का एक साथ स्टार्ट हुआ था। बट डेट के हिसाब से जो यूजीसी ने एक्रेडिटेशन दिया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सबसे पहले दिया था। और आज की तारीख में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के स्टूडेंट्स को अगर प्लेसमेंट मिल जाए तो समझ लीजिए उन्होंने नोबेल प्राइज जीत लिया है। हिसाब किताब पढ़ाई लिखाई का इतना बर्बाद हो चुका है। साइंस मैथ्स थोड़ा आज अच्छा भी चल रहे हैं, बाकी बीए बीकॉम, धरना प्रदर्शन,
इलेक्शन, नेतागिरी, यही सब चलता है चिल्ड्रन। तो क्यों बर्बाद हुआ? बिकॉज प्रॉब्लम वॉज विद द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट। समझ में आ गया? कॉम्पिटिटिव एज कभी रखा ही नहीं। गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, शाम को 4 बजे तक प्रोफेसर अवेलेबल है चिल्ड्रन, 5 बजे तक प्रोफेसर अवेलेबल है। बच्चे सीए क्वालिफाई कर लेते हैं ज्यादा नंबरों से, इनका सिलेबस उससे ज्यादा टफ है, इनका जो टेस्टिंग पैटर्न है। जितने बच्चे ग्रेजुएशन में बीकॉम में एनरोल होते हैं, किसी को यह चिंता नहीं होती कि सीएस होगा कि नहीं होगा, 101% होगा। 320 बच्चा अगर बीकॉम में एनरोल्ड है, 315 तो सीएस हो ही जाएंगे। चिंता किस बात की है? रैंक क्या आएगी। बेस्टेस्ट ब्रेन्स आर गोइंग हियर, व्हाई? क्योंकि इनके पास फैसिलिटी है उस तरह की। गॉट इट क्लियर? इनके यहां भी इलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है, बट उस दलित लेवल का इलेक्शन नहीं होता है। समझ में आ गया? जो इनके प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, दे आर गिविंग सर्विसेज टू द मिनिस्टर्स, बेसिकली टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स, टू द पीएमओ। उस लेवल का ज्ञान यहां दिया जाता है। और सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 10% प्रोफेसर ऐसे हैं बस, 90% रिसर्च प्रोग्राम से कोई लेना देना यही नहीं। मैं आप भी तो एग्जाम्पल बता रहा हूं, 2006 जनवरी में मैंने पीएचडी ज्वाइन किया। 2 साल बाद मेरे प्रोफेसर बोल रहे हैं रिकॉर्डेड लाइन पे, मेरे को चिंता नहीं है। 2 साल पहले मेरे प्रोफेसर बोले, मतलब 2006 में जब मैंने ज्वाइन किया, उसके 2 साल बाद स्कॉलरशिप आई है, मेरे साथ आधी शेयर करो तो मैं कंटिन्यू कराऊंगा, नहीं तो मैं पीएचडी कंटिन्यू नहीं कराऊंगा। मैंने कहा जय माता दी सर, जय माता दी, मैं गंदा काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये काम करूंगा तो कल को मैं भी यही काम कराऊंगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम का। तो ऐसे ऐसे तो प्रोफेसर हैं बेसिकली दुनिया में, ओपन बात है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, बट तब भी ये काम करना है उनको। तो प्रॉब्लम कहां पे आती है चिल्ड्रन? एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट के साथ। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो एटलीस्ट वन शुड नॉट चीट द ऑर्गेनाइजेशन। खोपड़े में बात गई सबकी। तो अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ गूगल। तुम शॉर्ट्स पहन के आओ, टी शर्ट पहन के आओ, कुछ पहन के आओ, कपड़ा पहन के आना बस। गॉट इट क्लियर? काम पूरा दो, 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे ऑफिस में बैठो, 8 घंटे के बाद 5 मिनट भी एक्स्ट्रा रुके, इंक्वायरी हो जाएगी कर क्या रहे थे ऑफिस में, लीक तो नहीं कर रहे थे कोई प्रोग्राम कोड। हमारे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे नौकरी करेंगे? क्रैश है हमारे पास, आइए। कपड़ा धुलना होता है हमको, लेके आइए, धुल जाएगा, जाते समय शाम को ले जाइए। खाने पीने की सब वही व्यवस्था आपको मिलेगी। आप एम्प्लॉयर की सोचिए, वो आपकी सोचेगा। यहां तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की चिता जलाने में लगा रहता है, चिंता करने में लगा रहता है, फिर गाना बन गया चिंता चिता। समझ में आ गया? तो ऑर्गेनाइजेशन जब तक एम्प्लॉय की सोचेगा, एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन की सोचेगा। एम्प्लॉयर प्रॉपर सैलरी नहीं देगा, ठेंगा एम्प्लॉय काम करेगा। इज दैट क्लियर? माय सिस्टर इज वर्किंग विद कोटक, 1% एक्स्ट्रा एफडी पे इंटरेस्ट, 1% एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट। द लेवल एट विच शी इज वर्किंग, 60 लाख रुपए तक का होम लोन मिलेगा, 4% पर एनम इंटरेस्ट पे। कितने? 4% कुल। और कोई भी बैंक इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने एम्प्लॉय को लोन देता नहीं। खुश मत होइए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरेस्ट फ्री लोन ले लीजिए। किसी डेवलपमेंट ऑफिसर को, चेयरमैन को, मैनेजर को, ठीक ठाक लेवल पे जो काम करे, एजेंट नहीं। अगर 10 लाख का कार लोन चाहिए, आप कार लोन ले लीजिए, 5 साल में बस 10 ही लाख आपको वापस करना है। इंटरेस्ट कौन देगा? आपकी कंपनी देगी। एलआईसी का ये सिस्टम है। बोरोसिल का नाम सुना है बच्चों? कोविड में दिस वाज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने डिक्लेयर किया अगर हमारे एम्प्लॉय की कोविड से डेथ होती है, उसके जितने भी बच्चे होंगे, 25-30 तो किसी के आजकल होते नहीं है, 2-3 कुछ भी, पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक का खर्चा पढ़ाई का हम उठाएंगे। आफ्टर एजुकेशन गेट्स कंप्लीटेड हम जॉब देंगे और वही सारे बेनिफिट्स देंगे जो हर एम्प्लॉय को मिल रहे हैं। उसके बाद टाटा, मारुति, लगभग सारी कंपनीज ने इंडिया में सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचेंगे, जॉब सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो एम्प्लॉय भी आपके बारे में बहुत सोचेगा, कैसे इनकी सेटिंग लगानी है बिना कंट्रोल पैनल में जाए। समझ में आ गया? पक्का? तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में सोच रहा है, ऑफिस में आग लग गई सिलेंडर लेके दौड़ेगा। और अगर एम्प्लॉय के बारे में एम्प्लॉयर नहीं सोच रहा, तो एम्प्लॉय एलपीजी सिलेंडर लेके पहुंचेगा, आग इतनी और लग जाए, जल जाए पूरा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो कल को आप भी एम्प्लॉयर बने तो अच्छे एम्प्लॉयर बनिएगा। सो भाई, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो लोग मैनेज करते हैं? इट इज चिल्ड्रन फाइनेंस, प्रोडक्शन, गेम खेलना नहीं, एंड मार्केटिंग। तो फाइनेंस वाले लोग क्या करेंगे भाई? फाइनेंस हैंडल करेंगे। प्रोडक्शन वाले फैक्ट्री में देखेंगे काम। मार्केटिंग वाले राइट फ्रॉम द डिजाइन स्टेज
टिल आफ्टर सेल्स सर्विस की काम कैसा हो रहा है। अगर तीनों में गठबंधन नहीं है बच्चों तो काम अच्छा होगा ही नहीं। तो फाइनेंस वाला अगर पैसे नहीं अरेंज कराएगा तो क्या मार्केटिंग वाला एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला पाएगा? क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर पाएगा? नो। फाइनेंस वाले टाइम पे अगर रॉ मटेरियल का पेमेंट नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं आएगी, क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव टू वर्क वेरी 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 क्लोज विद ईच अदर। इट्स जस्ट लाइक कुकिंग मील चिल्ड्रन। चावल रेडी हो गया, दाल नहीं रेडी, दाल रेडी हो गई, चावल नहीं रेडी, क्या खाना टाइम पे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। गॉट इट? चलते हैं आगे। सो व्हाट इज मैनेजमेंट? पीपल वांटेड टू राइट, चलिए लिख लीजिए, ये सब नोट्स में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए चलिए। सो मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ दीज दलिदर्स, मतलब इंडिविजुअल्स, टू अचीव अ कॉमन गोल। तो चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पर्सन हो, चाहे सेल्स का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, सबके एफर्ट जब कंबाइन होंगे चिल्ड्रन, तब जाके आपका इंस्टीट्यूशन, आपका ऑफिस, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस, किसी भी नाम से आप उसको बोले, आपकी कंपनी, ये सक्सीड करेगा। मार्केटिंग तो बहुत भयंकर कर दी, हक्का नूडल्स की, प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा टाइम पे, बाजार में प्रोडक्ट आ ही नहीं पा रहा है, क्या प्रॉफिट होगा? नो। प्रोडक्शन भयंकर हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट हम कर ही नहीं पा रहे हैं, इन दैट केस क्या प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो बाबा रामदेव जी को देखिए, सबसे पहले उन्होंने लोगों को अपना फैन बनाया, कैसे? योगा सिखा सिखा के, ब्रांड आइडेंटिटी भयंकर बन गई। दो लोग मिलके पूरे पतंजलि योगपीठ के ऊपर सो कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ब्रांड आइडेंटिटी का काम किया। तो क्या बाबा रामदेव ने कहीं से एमबीए किया है? बिल्कुल नहीं। तो तरक्की करने के लिए कोई खास एमबीए करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर आप कर लेते हैं तो आपके अंदर बूस्टर लग जाता है। आई रिपीट, आपके अंदर बूस्टर लग जाता है। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो ये मत सोचिए कि आप एमबीए कॉलेज में जाकर कुछ अनोखा सीख लेंगे। नो 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 नो, कहीं ना कहीं आपके डीएनए में वो चीज होगी। यू कैन ओनली ग्रूम इट। कितना भी अच्छा मैं पोएम लिख लूं, मेरी आवाज कितनी भी अच्छी हो, सिर्फ ग्रूम करके ही मैं मुकाबला कर पाऊंगा सो कॉल्ड लता मंगेशकर जी का। कोई बना नहीं सकता लता मंगेशकर जी को। समझ में आ गया? कर्सिव राइटिंग आपकी अच्छी है क्योंकि आपकी पेंटिंग अच्छी है, बट जिसको लिखना ही नहीं आता, जिसका हाथ टूटा, वो कर्सिव राइटिंग लिख पाएगा? बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। तो ओनली टैलेंट कैन बी ग्रूम्ड। पेरेंट्स कम टू मी एंड से, सर बहुत नाम सुना है आपका। मैंने क्या थाने में फोटो देखी थी, क्या नाम सुना है बहुत? मैं चंबल का डाकू हूं क्या? नहीं सर, हम बच्चे से आपको पढ़वाना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल पढ़ो, इसमें नाम सुनने की बात कहां से आ गई? नहीं सर, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका 90+ आता है। मैंने किस बेवकूफ ने बोल दिया? जो 85% का इंस्टिंक्ट रखते हैं, बस वही 90-95 तक जा पाते हैं। अगर फुस्सी बम लेके चले आए और आप सोच रहे हैं कि छोटा बम बड़ा धमाका होगा, यह आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। एमआरआई सीटी स्कैन कराएं जाके। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए चले आगे। चलना आता नहीं ठीक से, सर ये एकदम सोच रहे भरतनाट्यम सिखा दे इनको। अरे पहले चलना सिखा दो उसको ठीक से। भरतनाट्यम, बच्चा पैदा हुआ है, इसको आईएएस बनाएंगे। बच्चा कहेगा मैं आत्महत्या कर नहीं सकता क्योंकि छत तक मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं तो कूद जाता मैं छत से जाके। आईएएस बनाएंगे, अपने सपने हमसे पूरे कराते हैं। चलिए भाई, कुछ भी बनिए, एक अच्छा आदमी बनिए सबसे पहले। सो भाई, एम होना चाहिए जो मारुति का है। जब मारुति इंडिया आया था, यही सोच के आया था, यहाँ की सड़कें बड़ी सकरी टाइप की, पतली टाइप की हैं, जैसे वाराणसी, अब तो ठीक हो गया, तो हमें इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बननी है। एंड डेफिनेटली चिल्ड्रन, 85% मार्केट शेयर था टिल 1990। यू कैन से चिल्ड्रन, टिल 1990 सड़क पे अगर 100 गाड़ियां जाती थी, 85 मारुति की गाड़ी होती थी। अभी भी उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है जब से बढ़िया गाड़ियों बनाने लग गए। प्रोडक्ट की कॉस्ट को थोड़ा चीप रखेंगे, रेवेन्यू ठीक ठाक ले लेंगे, ताकि हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाए बच्चों? बढ़ जाए। क्यों कंपनी नया नया प्रोडक्ट हर बार लेके आती है? मैं टोयोटा का एग्जांपल लेता हूं। जब ये इंडिया आए बच्चों, एक गाड़ी लेके आए, द नेम वाज क्वालिस। 2 4 5 6 साल इन्होंने बेची। ये लेके कब आए थे? आई वाज इन बीकॉम सेकंड ईयर, शायद 99 2000 के आसपास है। 2006-7 तक इन्होंने ये गाड़ी बेची, काफी फेसलिफ्ट वर्जन्स भी लाए इसके। उसके बाद इन्होंने गाड़ी बदल दी और क्वालिस बंद करके लॉन्च कर दी इनोवा। इनोवा भी फर्स्ट वर्जन था, फिर सेकंड वर्जन आया, वो भी काफी साल चला। अभी लास्ट ईयर से लोग बेचने लग गए व्हाट इज कॉल्ड एज हाई राइडर चिल्ड्रन, इन कोलैबोरेशन विद मारुति। व्हाई नाउ एंड देन दे कीप ऑन एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ताकि पुराना प्रोडक्ट जब बिकना बंद हो जाए, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें। इसे मैनेजमेंट और मार्केटिंग की भाषा में बोलते हैं बच्चों
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जब अपनी इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता है, दाम भी थोड़ा कम रखते हैं कि मार्केट एक्सेप्टेंस मिले उसको। जैसे जैसे बिकने लग जाता है, कभी कभी कंपनीज दाम ज्यादा बढ़ाती है, कभी कम बढ़ाती है, बट बढ़ाती सब है। इज दैट क्लियर? उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब वो अपनी टॉप मोस्ट स्टेज पे पहुंच चुका होता है। अब इसकी सेल्स गिरेंगे, आप कितना मार्केटिंग कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मारुति 800, खैर ये तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से बंद हो गई, क्योंकि इनका इंजन बड़ा पॉल्यूटिव टाइप का था, और जो हमारे वो पॉल्यूशन नॉर्म्स हैं जिसको आप भारत स्टेज 4, 5, 6 बोलते हो, उस पे सो कॉल्ड खरा उतर नहीं रहा था, तो इसको बंद कर दिया गया। कंपनी ने सोचा इस गाड़ी के इंजन में सुधार अगर करना है, 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और इतना पैसा लगाने के बावजूद भी हमारी सेल्स इतनी नहीं हो पाएंगी कि हमारा पैसा कवर हो जाए, इट इज बेटर की शट डाउन। तो जब कोई भी प्रोडक्ट स्टैग्नेंसी स्टेज पे आता है तो उसको बंद कर दिया जाता है और उसकी जगह एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। नॉर्दर्न इंडिया में क्यों मैकडॉनल्ड्स के सारे सेंटर्स मैक कैफे बन गए? बिकॉज वो कहां पे आ चुके थे, अपनी स्टैग्नेंसी स्टेज पे आ चुके थे। एयर कंडीशनर्स बनाने वाली कंपनी चिल्ड्रन, एयर कंडीशनर जो बनाती थी, अर्लियर दे यूज्ड टू मैन्युफैक्चर विंडो एसी। विंडो एसी में खड़खड़ की आवाज ज्यादा आती थी, एक तो वेयर एंड टेयर ज्यादा था, सिर्फ सर्विसिंग सस्ती में होती थी बस, कूलिंग भी कोई बहुत बढ़िया नहीं थी अगर आप स्प्लिट से कंपेयर करें तो कंपनीज के विंडो एसी की डिमांड थोड़ी सी कम हो गई। तो आज मैक्सिमम कंपनीज क्या बना रही हैं, स्प्लिट। और कुछ कंपनीज तो है वो बनाती ही स्प्लिट एसी हैं, वो विंडो एसी बनाती ही नहीं है। कुछ ने इंडिया में बनाना स्टार्ट किया था, जैसे डेकिन, उनका विंडो आता ही नहीं था कभी, बट इंडियन मार्केट में थोड़ा विंडो ज्यादा पसंद किया जाता है, सस्ता होता था, तो बनाना स्टार्ट किया, बट उसके बाद बंद कर दिया। मित्सुबिशी वगैरह तो बनाते ही नहीं है विंडो एसी। ओ जनरल पहले विंडो ही बनाता था, नाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग स्प्लिट। नाउ मतलब आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से। तो नए प्रोडक्ट्स इसीलिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लॉजिक इज व्हाट चिल्ड्रन, पीएलसी। पीएलसी इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब स्टैग्नेंसी स्टेज पे प्रोडक्ट आएगा, पुराना वाला बंद कर देंगे और नया वाला लॉन्च कर देंगे। अंडरस्टूड दिस? पक्का? वेस्ट साइड का नाम आपने सुना होगा, इलाहाबाद में इनका स्टोर था, बहुत बढ़िया चलता था, बट जितना अच्छा लखनऊ में वो पैसिफिक पैलेशियो मॉल में उतना अच्छा नहीं था। तो लोगों की डिमांड आई कि भाई स्टोर में थोड़ा बढ़िया सामान लाइए, तो उन्होंने ओरिजिनल वेस्ट साइड को बंद करके जूडियो खोल दिया, क्योंकि वहां वेस्ट साइड नहीं चल रहा था। इसलिए नहीं चल रहा था कि सामान खराब था, वैरायटी वॉज वेरी लेस। 6 डिजाइन थे पूरे शहर में, सारी आंटी लोग वही 6 सूट पहन के घूमती थी, 7वां था ही नहीं। कोई मिल जाए, वहीं से खरीदा ना वेस्ट साइड से आपने, तो वेस्ट साइड की क्लाइंटेल कम होने लग गई कि सब वही पहनते हैं। तो वेस्ट साइड ने पुराना स्टोर बंद किया और जूडियो जो उनका चीप ब्रांड है, स्टूडेंट ब्रांड बेसिकली, उसको लॉन्च किया। और अब इन्होंने 3 फ्लोर का एकदम बैंकर, वो जैसा लखनऊ में है वैसा ही प्रयागराज सिटी में खोल दिया। तो अगेन पीएलसी का कॉन्सेप्ट है ये। ओके, हाउ टू मैक्सिमाइज सेल्स, मल्टीपल तरीके हैं। कस्टमर को कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट की तरफ, तो आपकी सेल बढ़ेगी। तो हर कंपनी चाहती है कि हमारी सेल बढ़े, और सेल बढ़ेगी तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन, प्रॉफिट बढ़ेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है चिल्ड्रन, कस्टमर बेस बढ़े। कस्टमर बेस मतलब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आप कवर करें। इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूं हमेशा, शैम्पू का। बॉटल वाला शैम्पू बड़ा महंगा आता है, जनरली गांव वगैरह में, रूरल एरिया में लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है, तो वो यूज नहीं कर पाते। तो विच सो कॉल्ड पैकिंग दे प्रेफर चिल्ड्रन, सचेत कि सैशे? सैशे। तो सैशे का प्राइस थोड़ा कम होता है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। रिन बट्टी 10 रुपए की होती है, क्या कह रहे हैं भाई संचिता जी, कोई प्रश्न? अच्छा, रिन बट्टी 10 रुपए की होती है, बट जो रिक्शे वाला है वो 10 रुपए नहीं खर्च कर सकता, तो उसके लिए 5 रुपए वाला। आइसक्रीम आती थी कौन वाली, आपने पहली बार कब खाई होगी मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैंने पहली बार ये आइसक्रीम बच्चों 1985 में खाई थी, जब मेरी उम्र 5 साल थी, इन द सिटी ऑफ हांगकांग। फैमिली ट्रिप पे पापा ले गए, तो उसके बाद कभी लेके ही नहीं गए, अपनी जाने की ऐसी नहीं बनी कभी। तो वहां पे हमने 1985 में खाई थी, और इंडिया में ये आई 1991 में, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, 7 साल बाद। ये आइसक्रीम जब आई तो 40 रुपए की थी। गॉट इट क्लियर? प्रोडक्ट महंगा होता गया, कंपनी ने कहा कि दाम बढ़ाएंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया, और कितने की हो गई, 25। आजकल ये और छोटी हो गई, और कितने की आ रही है, 10। अगली बार क्या होगा, आइसक्रीम रखी होगी, सूंघ के 2 रुपए दे दीजिए बस। मैगी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है बच्चों। मैगी मैंने खरीदी है 1 रुपए 25 पैसे की, आज 14 रुपए का आता है। अरे मैं आपको बात, मैं बहुत पाषाण युग का हूं, माई डेट ऑफ बर्थ इज 1980 चिल्ड्रेन। 44 साल उम्र हो गई, त्वचा से उम्र का पता नहीं लगता, रिन से नहाते ना इसलिए। तो 1.25 रुपए की मैगी ली है, व्हाट इट क्लियर? तो क्यों इस मैगी का दाम 14 रुपए तो हो गया,
बट उस समय मैगी 200 ग्राम की होती थी, आज शायद ये 80 और 90 ग्राम की है। तो दे आर नॉट इंक्रीजिंग द प्राइस, रादर डिक्रीजिंग द क्वांटिटी। ये बेचारा हमारा लोकल बिजनेसमैन मर जा रहा है इसी में, कह रहा है मैं तो दाम बढ़ाता हूं, कस्टमर भाग जाता है। तो अब दाम नहीं बढ़ाया जा रहा, क्या किया जा रहा है, क्वांटिटी का। मैं भी यही सोच रहा हूँ, फीस ना बढ़ाऊं, क्लास का टाइम 1 घंटे से 40 मिनट कर दूं, 40 मिनट से 30 मिनट कर दूं, फिर बच्चा है बस पैर छू के चला जाए। समझ में आ गया कि टीचर काम नहीं कर सकता ये सब। ये लॉजिक समझ में आ गया बच्चों। कोलगेट कंपनी को अपनी सेल बढ़ानी थी, क्या किया कोलगेट कंपनी ने, कोलगेट कंपनी ने कहा ये जो नोजल है जहां से पेस्ट निकलता है 2 mm इसका सरकमफ्रेंस बढ़ा दो। आप तो उतना ही प्रेस करेंगे, पेस्ट ज्यादा निकलेगा, जो 30 दिन चलता था वो 22 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इज अ क्लियर। और रियलिटी में इतने पेस्ट की घचड़ घचड़ मलने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा ही लगाएंगे वो काम कर जाएगा। कोई तो बढ़िया लगा के उससे पहले मालिश करेंगे चारों तरफ, फिर घुमाएंगे, नॉट नीडेड चिल्ड्रन, नॉट नीडेड। और सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं, मैं बताता सबको बट प्रैक्टिस खुद नहीं करता, दातुन होता है उसको कर लीजिए, उसके बाद पेस्ट कर लीजिए चाहे तो, नहीं तो मोहल्ले वाले निकाल देंगे मोहल्ले से, तो एटलीस्ट प्लैक वगैरह का कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। समझ गए इस बात को। तो ये सारा अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये सारी बदमाशियां वहीं से आई हैं। तो इंक्रीजिंग कस्टमर बेस समझ में आ गया। एक एग्जांपल देता हूं जो इंडिया में होंडा और होंडा ने स्टार्ट किया, मारुति ने फॉलो कर लिया। 5 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी, 5 ईयर। लोग ले लेते हैं, 10 लाख की गाड़ी लिए, 25,000 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी है। मोबाइल के साथ पहले ईयरफोन आता था, गायब हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद चार्जर गायब हो गया, क्या गई, केबल। इंतजार करिए, आईफोन 2016 में केबल भी गायब होने वाली है। वो यूएसबी पे क्यों चले आए, फ्रांस के कोर्ट ने हड़का दिया उनको कि अगर यूएसबी पोर्ट नहीं दिया तो फ्रांस में आईफोन बिकने नहीं देंगे अब, क्योंकि दादागिरी कर रहे हैं। बट उनका यूएसबी पोर्ट भी मैक्सेफ सर्टिफाइड है, आप दूसरी नॉर्मल यूएसबी केबल से उसको चार्ज करेंगे, बहुत धीरे धीरे चार्ज होगा। कंपनीज बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी क्या करती हैं, स्टेपनी नहीं देती, क्या बोलती हैं, करोड़ों की गाड़ी कोई खरीदेगा स्टेपनी चेंज करेगा, करोड़ों की गाड़ी वाला ड्राइवर रखेगा, ड्राइवर स्टेपनी चेंज कर लेगा, कॉस्ट कटिंग, व्हाट, कॉस्ट कटिंग। रिसेंटली कंपनीज आर कमिंग इन इंडिया, जितनी कंपनीज आपको नजर आ रही हैं अगले 2 साल में ये भी स्टेपनी गायब करने वाली हैं। पहले ये वही टायर देती थी स्टेपनी में जो गाड़ी में लग के आता था, तो सर अभी भी वही है, ऐसा नहीं है। अगर गाड़ी में 15 इंच का टायर लगा चल रहे हैं, जो टॉप मॉडल्स होते हैं काफी गाड़ियों के, वो 15 इंच का टायर आता है उसमें, नीचे के मॉडल्स में 14 इंच का टायर आता है। जैसे स्विफ्ट टॉप मॉडल आप लेंगे तो 15 इंच का टायर है, एलॉय व्हील है वो, समझ में आ गया, थोड़ा हाई फाई वाला। और नॉर्मल टायर 14 इंच का जो उनके लोअर वर्जन में लगा है। स्टेपनी में 14 इंच का ही टायर मिलेगा और एलॉय भी नहीं मिलेगा, ताकि कॉस्टिंग कम हो। एलॉय व्हील आएगा 10,000 का, ये आएगा 4,000 रुपए का। आने वाले टाइम में जब बैटरी व्हीकल्स आ जाएंगी, बैटरी लगाने की जगह तो है नहीं, तो वहीं पे बैटरी लगाएंगे और टायर क्या होगा, गायब। और सब पंचर हो गया तो इतने बढ़िया हाईवेज बन गए। आपके पापा की गाड़ी पिछले 1 साल में कितनी बार पंचर हुई है, सर 2 बार हम ही सूजा घोपे थे सर, ताकि पापा जा ना पाए, बाकी सब पंचर वंचर होती नहीं है। और अगर सूजा घुप भी जाए, ट्यूबलेस टायर है, हवा जल्दी लीक नहीं होती, फ्लूइड भर दीजिए उसके अंदर, कॉस्ट कटिंग। तो ये 25,000 का एक्सटेंडेड प्लान बेचने का मतलब क्या है, कस्टमर बेस बढ़े। कैसे बढ़ेगा सर, अगर आपने 5 साल के अंदर गाड़ी बाहर से सर्विस कराई, हम आपकी वारंटी खत्म कर देंगे। तो कितने साल तक आप फंस गए, 5 साल तक। जैसे ही 4 साल खत्म होंगे, एसएमएस आना चालू कि आपका एक्सटेंडेड वारंटी प्लान खत्म हो गया, इसको रिन्यू करा ले। भैया हम गाड़ियां बेच चुके हैं। इज दैट क्लियर और नॉट। वारंटी और गारंटी में कानूनी फर्क पूछ रहे हैं या सो कॉल्ड आओ भाव की लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, अच्छा ऐसे ही पूछ रहे हैं, मैं भी ऐसे ही बताऊंगा। वारंटी और गारंटी में मैं आपको एक लेमन डिफरेंस बताता हूं। अगर आपका मोबाइल फोन 6 महीने की गारंटी के साथ आता है, कुछ भी खराब हो गया नया पीस मिलेगा आपको। अगर वारंटी के साथ आता है तो रिपेयरिंग हो जाएगी, बट हम रिप्लेस करके नहीं देंगे। ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो गारंटी जैसा कुछ होता ही नहीं है। वारंटी का मतलब हम अगर किसी पर्टिकुलर चीज पे अग्री करते हैं, समझना क्या, वो चीज अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट है तो हम उसे बोलते हैं कंडीशन। क्या बोलते हैं, कंडीशन। और अगर वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का सब्सिडरी ऐसे ही एमआई टाइप पार्ट है, अरे चलो चल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वारंटी। मतलब सर मैंने एक कार का शोरूम विजिट किया, मैंने कहा मेरे को होंडा सिविक खरीदनी है, पर्ल वाइट कलर की वीएक्स मॉडल, सब कुछ साफ साफ बोल के आया हूं। उन जाहिलों ने वीएक्स मॉडल तो दी, बट पर्ल वाइट कलर की बजाय ब्लैक कलर की दे दी।
मैंने कहा नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, क्यों, मैंने कलर स्पेसिफाई किया था। तो उन्होंने क्या वॉयलेट किया बच्चों, कंडीशन। मैंने कहा मेरे को होंडा वीएक्स टॉप मॉडल दे दीजिएगा, उन्होंने ब्राउन कलर की कार मेरे को डिलीवर कर दी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि व्हाइट आएगी, वो ब्राउन देके चले गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज का वॉयलेशन नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज नॉट कलर स्पेसिफिक। आई होप सो आई एम नॉट वेरी फास्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वॉयलेशन ऑफ वारंटी। मैंने लेनोवो के शोरूम से बोला कि भाई मेरे को i3 प्रोसेसर 256 GB और 8 GB रैम का लैपटॉप दे दो। ये नहीं स्पेसिफाई किया कि 14 इंच चाहिए कि 15 इंच, 15.6। मैंने सोचा 14 मिलेगा, उन्होंने 15.6 दे दिया, वॉयलेशन ऑफ वारंटी। मैंने बोला था 15.6 इंच सिल्वर कलर बैकलिट सब कुछ बोला था, उन्होंने ब्लैक कलर का दे दिया, वॉयलेशन ऑफ कंडीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में वारंटी और कंडीशन होता है, यहाँ पे वारंटी का ये मतलब होता है। आप पंखा, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप खरीदते हैं, एक स्लिप मिलती है ना, उसमें वारंटी लिखी होती है, वारंटी कार्ड। तो वारंटी का मतलब पता है क्या होता है, वो रूल्स जो चीजें रिस्क फैक्टर में कवर्ड है। तो वारंटी ये सब चीजें कवर करती है, इसके अलावा कुछ होगा तो हम कवर नहीं करेंगे। तो मार्केटिंग में वारंटी गारंटी चलता है, सेल्स में वारंटी गारंटी चलता है, कानून की भाषा में वारंटी चलता है, गारंटी जैसा कुछ होता ही नहीं है। ओके, सेल्स में है ना, लॉ में मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, ऐसा थोड़ा किसी कानून में नहीं है। मेरा कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं था, क्योंकि मैं उसी का रेफरेंस ले रहा था ना। अगर मैंने नया लैपटॉप खरीदा, मेरे से मेरा कोई दोस्त पूछे क्या क्या उसके अंदर सेव किया है, कुछ नहीं, खाली है। खाली चल कैसे रहा है, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम तो होएगा ही ना। समझ में आ गया, जैसे रिक्शे वाला खड़ा है, आप पूछ रहे हैं वहां जाओगे, जाएंगे, तो जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वारंटी और कंडीशन की डेफिनेशन दी हुई है। गारंटी जो है दूसरे कानूनों में है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। ओके, जैसे पागल, तो ना क्या मैड, तो ये मैड, ल्यूनाटिक, ये सारे वर्ड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेंगे। सर दोनों में फर्क क्या होता है, जो परमानेंटली इनकेपेबल हो वो ल्यूनाटिक, एट टाइम्स ठीक, एट टाइम्स गड़बड़। अच्छा बौखला गया मतलब, तो बौखला गया शब्द इज नोवेयर इन लॉ। अब तो सर लोग बोलते हैं क्या बौखला गया, मैंने बोला बोलने को, वो अपना बोल रहे हैं, कोई फर्जी वर्ड निकाल लिया उन्होंने। तो दैट इज कॉल्ड एज सो कॉल्ड ल्यूनाटिक एंड मैड। तो वहां पे मैड, ल्यूनाटिक, ड्रंकर्ड, ये सब आपको मिलेगा। समझ में आ गई बात। हाँ वारंटी होता है हमेशा, अब गारंटी नहीं चलता, पहले चला करता था। पहले जब नया नया कॉन्सेप्ट आया था चीजों को बेचने का, अभी मार्केटिंग है हमारी सेकेंड यूनिट में, अगला तो नहीं, 8-10 चैप्टर के बाद आप मार्केटिंग पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सब पढ़ाया जाएगा, उसमें ये बात आ जाएगी। तो जब नई नई दुकानें खुली तो लोगों ने कहा हम गारंटी देके बेच रहे हैं, बट अब गारंटी नहीं होती, कुछ चीजों में होती है। देर आर थिंग्स, जैसे एप्पल का आईफोन रिपेयरेबल नहीं होता, तो अगर वो टाइम पीरियड के अंदर खराब हो जाता है तो वो उसको रिप्लेस करते हैं, बट वो कहीं गारंटी शब्द लिखते नहीं है, वो हमेशा आपको लिख के वारंटी देंगे, उनकी वारंटी रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो ये शब्द आप सोच सकते हैं कि लोगों ने बनाया है, किसी ओरिजिनल लॉ में कभी बन के नहीं आया। ओके, और आईफोन लेने में फायदा भी होता है, जैसे आपने 15 लिया एंड में एकदम, अब 16 लॉन्च होने वाला है और खराब हो गया, तो बदल के 16 मिलेगा, फिर 15 नहीं मिलेगा। जानबूझ के खराब मत कर दीजिएगा। क्या, कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री होता है। वारंटी पीरियड के अंदर तो इट इज फ्री, वारंटी पीरियड के अंदर होना चाहिए, सेम कॉन्टिनेंट में खरीदा गया होना चाहिए। मतलब अगर आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से खरीदा और एशिया में यूज कर रहे हैं तो नहीं होगा रिप्लेस, कॉन्टिनेंट शुड बी सेम। मेरा वाला नहीं रिप्लेस होगा, यूएस कॉन्टिनेंट का है। चलिए, इनको जानते हैं बच्चों, नारायण मूर्ति, ये मत बोलिएगा, नारायण नारायण। नारायण मूर्ति जी की एक स्टोरी बताई थी शायद, फिर से बता दूं। इनकी वाइफ थी सुधा, ठीक है मतलब है, सुधा मूर्ति जी। गॉट इट क्लियर। एक दो बार मेरे घर पे अपने डिनर पे बुला चुके हैं, और मैंने कहा टाइम नहीं है भाई, क्लास ही चलती रहती है 8 बजे तक। तो सुधा मूर्ति जी किसी जमाने में टाटा में जॉब करती थी, शायद ये किस्सा आपको नहीं पता होगा। तो ईयर्स अगो देयर वाज अ गर्ल हु वांटेड टू स्टडी इंजीनियरिंग, बट उनके घर वाले तो जानते ही, सुपर ऑर्थोडॉक्स टाइप। हिंदुस्तान में तो लड़की है, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, हाथ पीले कर दो। लड़की कह रही करो मेरा हाथ पीला, ना गाल लाल कर दिया तो बताना। आजकल लड़कियां ऐसी होगी, ऐसी होनी भी चाहिए बेसिकली। तो सो कॉल्ड उन्होंने सोचा इंजीनियरिंग करेंगे, उनके पिताजी तो मान गए, माता जी थोड़ा कम मानी, और रिश्तेदार तो आप जानते ही हैं, तो नहीं माने, बट जिद करके किसी तरह से इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग कॉलेज में इकलौती लड़की थी उस सेक्शन में। उसके बाद पुणे में जॉब निकला टाटा मोटर्स में, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू पैनल ने पूछा बीइंग अ गर्ल आप इंजीनियरिंग क्या जॉब कैसे कर पाएंगी फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ।
तो कह रही भाई अगर आपको एफिशिएंसी में कोई गड़बड़ महसूस हो आप मेरे को जॉब से निकाल दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने जॉब में रख लिया। मैनी अ टाइम्स रतन टाटा जी भी उनको ऑफिस से बाहर निकलते समय मिलते थे। एक बार सुधा मूर्ति जी ने बोला कि भाई अब मैं जॉब छोड़ रही हूँ, तो रतन टाटा जी ने बोला कि आपके साथ किसी ने क्या कोई बदतमीजी वगैरह की और यू आर अनकंफर्टेबल या सैलरी कम लग रही है। कह रहे नहीं माय हस्बैंड इज गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी, नाउ आई विल असिस्ट हर। तो उन्होंने पूछा भाई कौन है आपके हस्बैंड, क्या कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि हमारे देश को आईटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। नारायण मूर्ति पहले जॉब करते थे, तो 10,000 रुपए की उनकी सैलरी थी जब उन्होंने जॉब छोड़ा। ईयर्स अगो में 90 से पहले किया और पहले की बात है ये। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं 3 साल ट्राई करता हूँ, तुम तब तक जॉब करो, अगर मैं ठीक ठाक कुछ कर पाया तो ठीक है, और नहीं तो फिर तुम भी जॉब करना हम भी जॉब करेंगे। तो इन्फोसिस इन्होंने और 6 इनके दोस्त और थे, उसमें नंदन नीलकेनी जी भी थे जो यूनिफाइड आधार अपना यूआईडीएआई जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उसके सीईओ है, वो भी इनके मित्र थे। एक मिस्टर विशाल सिक्का थे, तो 4 लोग और थे। इन 7 लोग ने मिलकर इन्फोसिस को स्टार्ट किया था। तो सुधा मूर्ति जी पहले टाटा में जॉब करती थी, और इनको तो बगल में जानते होंगे आंटी को, हिंदुस्तान में होती पक्का इनकी शादी हो गई होती। ये यूएस चली गई थी इंदिरा नूई जी, एंड शी वाज द हेड ऑफ पेप्सिको। ऐसी एक कलाकार टाइप पे भी हमारे देश में चंदा कोचर जी, इतना चंदा ली, अब थाने में है, आईसीआईसीआई की सीईओ, बड़ी कलाकार लेडी थी, बड़ी कलाकार। जो भी 100-200 करोड़ का लोन लेने आए, पहले बोलती थी हमारे देवर की कंपनी में जाओ, वहां से अपना क्रेडिट अप्रेजल करा के लाओ, मतलब सर्टिफाई करा के लाओ कि तुम लोन लेने के लायक हो, और तब तुमको लोन देंगे। और 2% क्रेडिट अप्रेजल फीस थी। तो अगर आपने 100 करोड़ का लोन लेना है आईसीआईसी बैंक से, तो 2 करोड़ उनके देवर की कंपनी को फीस देनी पड़ती थी आपको। तो बैंक का 2 करोड़ अपने आ गया। मेरे कुछ जानने वाले जॉब करते थे आईसीआईसीआई में, और बताते थे 40,000 का स्टेशनरी का बिल मई के महीने में पास हुआ, वही बिल का पेमेंट फिर से नवंबर में हो रहा है, फिर जनवरी में हो रहा है। खूब धांधेबाजी हुई आईसीआईसीआई बैंक में। तो सही समय में पकड़ में आ गई चोरियां, तो कंट्रोल हो गया। और ये हमारे सुनील भारती मित्तल जी, इंडिया में इन्होंने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया था बच्चों। और शायद आपने इस टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा, बीटेल लैंडलाइन फोन। चाइना से प्लास्टिक का बॉडी अलग से आता था, अंदर की पीसीबी प्लेट सर्किट बोर्ड अलग से आता था, और इंडिया में इसकी असेंबलिंग होती थी। उसके बाद जब टेलीकॉम लाइसेंसेस बटने स्टार्ट हुए, इन्होंने कंपनी स्टार्ट की विद द नेम ऑफ एयरटेल। जो ब्रांड आइडेंटिटी आज जियो की है चिल्ड्रन, उससे 100 गुना मजबूत ब्रांड आइडेंटिटी एयरटेल की थी। नाले में घुस जाइए फोन लेके सिग्नल आएगा, बस स्वर्ग और नर्क की गारंटी नहीं थी। मतलब जियो स्टैंड्स नोवेयर व्हाट ब्रांड आइडेंटिटी, व्हाट मार्केटिंग दे डिड चिल्ड्रन। इसके बाद इन्होंने मोबाइल फोन एयरटेल के नाम से, और इन्होंने लैंडलाइन फोन्स भी स्टार्ट किए टच टेल के नाम से। तो आप एयरटेल का लैंडलाइन फोन भी ले सकते थे आज जैसे वो इंटरनेट कनेक्शन के साथ मिलता है, और मोबाइल फोन भी ले सकते थे। भारत सरकार ने बोला 9,000 करोड़ इसकी लाइसेंस फीस और 9,000 करोड़ इसकी लाइसेंस फीस। दिमागदार लोग थे, कह रहे हैं हम एक ही ब्रांड में दोनों बेच लेंगे, लैंडलाइन फोन भी और मोबाइल फोन भी, ताकि हमारी लाइसेंस फीस थोड़ी सी कम हो जाए। अकलमंद लोग थे। और इनको तो आप जानते ही हैं बच्चों, कौन है ये, रतन टाटा जी। इनकी स्टोरी तो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। चलिए भाई, तो कुछ अच्छा करिए, आपका भी नाम ऐसे आएगा, मैं बहुत गर्व से बोलूंगा अरे तो मेरे स्टूडेंट है। समझ में आ गया। और ये मत सोचिएगा ये बहुत मतलब बॉर्न विद द सिल्वर स्पून थे, ऐसा कुछ नहीं है। सब सेल्फ मेड थे, बस थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी इनके अंदर थी। या हमारा बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने का रिस्क नहीं लेता है, आंसर नहीं आया तो कहीं घर वाले घर से ना निकाल दें, मम्मी कहीं हाथ ना तोड़ दे शाहजहां की तरह। समझ में आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये मैनेजर लिखा है, बैंक का मैनेजर ना समझ लेना इनको, मैनेजमेंट तो था बोल एंड सोल सब कुछ, सर मैनेजर ही तो थे। अरे भैया सब कुछ अन्नदाता थे। आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान आज जहां है, मनमोहन सिंह जी के साथ साथ इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। मनमोहन सिंह जी अगर सो कॉल्ड अर्जुन थे या कृष्ण थे, तो ये अर्जुन थे बेसिकली। समझ गए। सो डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चों, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। सर गोल्स क्या होते हैं भाई, हर बिजनेस के मल्टीपल गोल्स होते हैं, बट डायरेक्ट अगर बात करें इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे, तो दे वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड दे वांट टू मैक्सिमाइज सेल्स। बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो वेल्थ मैक्सिमाइज हो ही जाएगी। दो शब्द हैं, बड़ा कंफ्यूज करते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक टाइम बाउंड है और एक कॉस्ट बाउंड है। मैं वर्ल्ड में जितनी फीस कोई भी ट्यूटर लेता है उन सबसे कम लूंगा,
और 8 साल में आपका सिलेबस प्रॉमिस करता हूं पढ़ा दूंगा। तो आई एम गुड एट वन प्लेस बट नॉट एट अदर प्लेस। समझ में आ गया? आई एम नॉट एबल टू मैनेज द कॉस्ट। माई कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द लेक्चर इज वेरी 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 हाई, but I can complete the course within a period of 7 months. So here this is a bad practice, but this is a good practice. तो effectively और efficiently को बच्चों आप ऐसे ही पढ़ेंगे। सब लोग झटपट डेफिनेशन कॉपी कर लें, कंप्लीट कर लें जरा। क्विकली चिल्ड्रन, चलते हैं आगे। तो ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ने से पहले ये कुछ एलिमेंट्स हैं चिल्ड्रन, और ये सारे के सारे फंक्शंस, ये सारे के सारे प्रोसेसेस मैनेज करने पड़ते हैं। व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज स्टाफिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग, व्हाट इज कंट्रोलिंग। अब अगर स्टाफिंग पढ़ना है ना, तो अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी स्पेशल 26, एक बार वो देख लेना पूरी। वो पहले न्यूज़पेपर में ऐड देता है, इतने लोग चाहिए फर्जी टाइप के, रेट डालने जाएंगे एंड ऑल दैट। तो ये सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए आपको स्कूल खोलना है, तो सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा लैंड एरिया कितना चाहिए। उसके बाद आप प्लान करेंगे कि भाई क्लासरूम्स कितने होने चाहिए, बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आप प्लान करेंगे मैन पावर कितनी चाहिए, मतलब किसी को भी ले लो बॉर्नविटा खिला दो मैन पावर। टीचर्स कितने चाहिए, टीचर्स के साथ साथ ऑफिस स्टाफ कितने, क्लर्क कितने, सर प्रिंसिपल कितने। अरे प्रिंसिपल एक ही होता है, प्रिंसिपल 10 नहीं होते किसी स्कूल में। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर आपका स्कूल सबर्ब्स में है, मतलब आउट ऑफ सो कॉल्ड एरिया, स्कर्ट्स में है, आउटस्कर्ट्स में है, शहर के बाहर है, तो आपको थोड़ा सा लेट स्टार्ट करना पड़ेगा, और कितनी आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है ये सब भी देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चे किस एरिया से आ रहे हैं। अगर बच्चे सो कॉल्ड अपनी मदर टंग वाली लैंग्वेज ज्यादा जानते हैं, अंग्रेजी कम जानते हैं, तो आपको लैंग्वेज टीचर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? या तो नर्सरी केजी प्रेप के बाद बच्चा क्लास 1-2 में आता है, टीचर बोलती है कोर्स बहुत पढ़ाना है, एक काम करते हैं पहले क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं, रीडिंग होती रहेगी बाद में। क्या नाटक है भाई, मन करता है कि जान ले लो ऐसे टीचरों की। मैं तो कहता हूँ 4 चैप्टर कम पढ़ाओ बच्चे को, बट 6 चैप्टर इतना पढ़ा दो कि आगे के 2 वो खुद से पढ़ लेगा। रीडिंग हैबिट्स ही नहीं डेवलप हो रही है। हमें तो याद है सेंट जोसेफ में पढ़ते थे, एक शब्द गलत बोल दिया, मिस्टर सुबियस, अरे सॉरी मिस्टर सुबियर, मिस्टर रेफियल ऐसा घूर के देखते थे, ऐसा घूर के, कि उनसे लोन लिया और वापस करने को मना कर दिया है। वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक इन हिंदी विद इन द स्कूल प्रेमाइसेस। बहुत मार पड़ती थी, बहुत मार पड़ती थी। शायद आज वही वजह है कि अंग्रेजी लिखने में और सो कॉल्ड एक्सप्रेस करने में या चीजों को समझाने में कोई समस्या होती ही नहीं है। मतलब बड़ा प्रोमिनेंट टीचर्स लैंग्वेज को लेकर, इधर इट इज हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज बच्चे का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाओगे, आपका मैथ्स बेकार हो जाएगा। तो लैंग्वेज पे फोकस शुड बी वेरी 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 स्ट्रांग। वही चीज बच्चों यहाँ पे है, व्हाट इज लैंग्वेज टू एजुकेशन इज प्लानिंग टू द बिजनेस। भाषा अगर अच्छी हो गई, गणित ठीक ठाक हो गई, आपको कभी किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद, मैं मतलब अपने जूम का कसम खा लेता हूँ, और क्लियर, मैंने ग्रेजुएशन के बाद बच्चों टीचर का मुंह ही नहीं देखा। सॉरी 12th के बाद, नॉट ग्रेजुएशन। थोड़ा कोचिंग वोचिंग टाइम पास के लिए चले जाते, दोस्तियां निभाने के लिए। 90% पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ती थी, बिकॉज लैंग्वेज इज गुड, तो आपको पता है जो कंटेंट आप समझ रहे हैं। यहाँ पे पता लगा बच्चे बोल दिया राइट समथिंग, आई एम राइट समथिंग। अरे समझ तो लो भैया, कहाँ एम लगाना है, कहाँ इन लगाना है। अंग्रेजी ऐसी ऐसी लिख के भेज देंगे, हार्ट अटैक आ जाए शेक्सपियर को। राइट की स्पेलिंग रिट लिख रहे हैं। गॉट इट? लिख गया बच्चों? झटपट लिख लीजिए। हाउ टू कीप द थिंग्स, अरेंज द स्टाफ एट प्रॉपर प्लेस, पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो बस आप लिख लीजिए इसको बच्चों। अभी ये सारे हमारे एक एक चैप्टर्स हैं बेसिकली। प्लानिंग इज अ चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। गॉट इट? कंट्रोलिंग का एक एग्जांपल देता हूं, आउटपुट जरूरत से ज्यादा हो जाए, आई रिपीट, आउटपुट जरूरत से ज्यादा, तब भी समस्या। क्यों समस्या? सर सप्लाई ज्यादा है, सामान बिकेगा नहीं बाजार में, प्राइस कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट गिरेगा। जितना सोचा था उससे कम हुआ है, तो भी समस्या। जो प्रॉफिट कमा सकते थे वो लूज कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल, ना ज्यादा ना कम। गिव इंस्ट्रक्शन, मम्मी जैसे दिन भर आपको टोकती रहती है ना, तो आम भाषा में टोकना, मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग होता है। मैं डायरेक्टिंग कर रही हूं, मम्मी आपको बोलेंगी ऐसा। इज दैट क्लियर? मैंने बहुत बार अपनी मम्मी को और अपने बेटे की मम्मी को बोला है कि भाई एक ही नौकर क्यों रख लेते हैं, अच्छा दिमाग खराब है एक नौकर रखे,
गायब हो जा, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई सब खुद करो। 4 नौकर रखे, रईस लोग हैं ये लोग, बच्चों को रईस लोग। मेरे क्या पीछे से पैसा आता है उधर चला जाता है, मेरे पास थोड़ा कुछ आता है, मुंह माया से त्याग चुका हूं मैं। 4 नौकर क्यों रखे गए हैं? एक एब्सेंट हो तो 3 तो आएंगे, 3 भी एब्सेंट हो जाए समझो तो एक कम से कम दूसरे तीसरे का काम भी कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा, 3-4 नौकर होते होंगे, क्योंकि एक अगर गायब हुआ तो सबके सब गायब हो जाते होंगे। चलिए तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है भाई? डिसाइड टुडे कि क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स हो या फिजिकल रिसोर्स हो, कहां किसको आप रखेंगे। राइट पीपल शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब। कोई सीए करके आया, उसको आप कह रहे हैं तुम बन जाओ एमडी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। कोई एमबीए करके आया है मार्केटिंग में, तुम एक काम करो, तुम ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर लो, नौकरी वगैरह देख लो लोगों की। किसी ने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर लिया विद 5 ईयर LLB, तुम एक काम करो, तुम फाइनेंस देख लो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और बिजनेसमैन के दादाजी कहेंगे मैं आत्महत्या कर लेता हूं जाके। ये तेरा दिमाग खराब हो गया, किसको किसको कहां कहां रख रहा है? एकदम गलत कॉम्बिनेशन है, एकदम गलत कॉम्बिनेशन। चाइनीज वाले कह रहे हैं कि डोसा बनाओ, समझ में आ गया? डोसे वाले कह रहे हैं तुम मोमोज बनाओ, मोमोज वाले कह रहे हैं तुम कचौड़ी बना दो। अरे कैसे हो पाएगा भाई? तो सीए शुड बी केप्ट फॉर फाइनेंस। सो कॉल्ड CS LLB को आप सो कॉल्ड लगाइए फॉर मैनेजिंग योर लीगल अफेयर्स। MBA है तो ये भली भांति काम किसका देख लेगा? मार्केटिंग का। HR वाले के लिए किसको लेके आए बच्चों? इसके लिए आप साइकोलॉजिस्ट को लेके आइए, या जिसने MBA ह्यूमन रिसोर्स में किया हो उसको लेके आइए। तो सही इंसान को सही जगह रखिए। समझ में आ गया? MSc पास पर्सन है, तुम क्लास 5th के बच्चों को साइंस पढ़ाओगे, बाल नोच लेंगे बेचारे टीचर के। समझ में आ गया? और किसी ने BSc किया है बट मैनेजमेंट के जान पहचान वाली टीचर थी, ये 12th पढ़ाएंगे फिजिक्स। BSc मैथ्स में किया था, केमिस्ट्री में किया था, पढ़ाएंगे फिजिक्स। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए हमारे देश के स्कूलों का हिसाब किताब गड़बड़ ही रहता है। अंडरस्टूड एवरीबडी? स्कूल ने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कॉल्ड एज चिल्ड्रन टैक्सेशन। तो भैया 1 घंटे के लिए सीए को बुलाओ ना डेली, दो उसको 50,000 रुपए, आ जाएगा वो जॉब पे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सवेरे 8 से 9, 8 से 9:30 इसका लेक्चर लगा दो, इसको अपने ऑफिस तो 10:30 पहुंचना है ना। बीकॉम पास को रख लेंगे। बीकॉम पास क्या पढ़ाएगा टैक्सेशन, क्योंकि उसको पता ही नहीं टैक्स प्रैक्टिस कैसे करना है। तो किताब इतनी मोटी है, समझ में आ गया? वो किताब छापने वाले के अलावा किसी को नहीं रटी किताब, किताब जिसने छापी है सिर्फ उसको रटी और किसी को नहीं रटी। मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले शायद 10 साल से टैक्सेशन, 15 साल से, पिछले 10 साल से इनकम टैक्स की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मेरे खुद पूरी किताब आज तक नहीं रटी। जितना काम करते हैं तो आपको आता होगा। तो आपको सही इंसान को सही जगह पे लाना पड़ेगा। तो धोबी से खाना बनवाएंगे तो गोभी की सब्जी एकदम कचर कचर जाएगी पूरी, क्योंकि धोबी से खाना बनवाया था ना। समझ में आ गया? और अगर खाना बनाने वाली से कहेंगे कपड़ा धुल दो, हो चुका कपड़ा साफ आपका। तो सही पर्सन को सही जगह पे आपको लगाना पड़ेगा। डायरेक्टिंग, टेल पीपल again and again what is to be done, how it is to be done. Part concerned with the training, development, leadership, motivation and supervision. कंट्रोलिंग मैंने आपको बता दिया, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो भैया कम कराओ, कम हो रहा है तो समझ गए बच्चों इन सब बातों का मतलब? बाकी जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। ठीक से अगर आपने बिजनेस स्टडीज कॉमर्स पढ़ लिया ना 12th में बच्चों, कुछ मैनेज कर पाए ना कर पाए, अपना जीवन जरूर मैनेज कर लेंगे आप। मतलब कभी तालाक की स्थिति बनेगी नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है कैसे ह्यूमन बीइंग के साथ डील करना है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अपने मैनेजमेंट की वजह से। किनका मैनेजमेंट? लोगों का मैनेजमेंट। समझ में आ गया? अब घर में 3 बहुएं हैं, कितनी बहुएं हैं? 3। दादी माँ को क्या करना है? जिसका छोटा बच्चा है और रात भर बेचारी सोई नहीं है, उसका बच्चा रात भर पै पै टी टी करता रहता है, उससे कह रही है तेरे बच्चे को स्कूल नहीं जाना ना, बड़ी बहू की बेटी को और बेटे को स्कूल जाना है, चल उसके लिए नाश्ता बना। अपने पति से क्या कहेगी? ये बुढ़िया चुप करा लो तो घर अलग करो। समझ में आया कि नहीं आया? पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? मेरे दादाजी दादी थे, कहते थे सब बच्चों को घर छोड़ जाओ। व्हेन इट यूज्ड टू बी अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट थी बट इतनी बड़ी थी, जॉइंट हो गई, 15-16 लोगों का परिवार था। बच्चों को छोड़ जाओ, हम लोग देख लेंगे, तुम लोग जाओ घूमने टहलने। तो सारी बहुओं को और अपने बेटों को आवारा उन्होंने ही बनाया बेसिकली। समझ में आ गया? मेरा बेटा जब था, अभी तो क्लास 12th में एक है, तो व्हेन ही वाज स्मॉल 4-5 years, तो फादर मदर यूज्ड टू से तुम लोग जाओ इसको हमारे पास छोड़ जाओ। समझ में आ गया?
बुढ़ापे में यही होगा, वो कहेंगे पापा हमको दादा के पास छोड़ गए थे ना, अब हम भी आपको छोड़ के जा रहे हैं घूमने, वही बागबान। तो फैमिली में भी मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है बच्चों। ये जो जॉइंट फैमिली आजकल न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, ये इसीलिए बन गई है क्योंकि दादी माँ का और दादाजी का जो प्रकोप है वो कम हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर कैसे बढ़ाया जाए? एक तो दादाजी और दादी घर अपने नाम रखना चाहिए। जो बेटा बहू कुछ थोड़ा सा पेंपे टेंटे का, चल निकल बाहर, यहाँ से निकल, ऐसे बोलना चाहिए। अपने आप सब औकात में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। बट वहां पे दादी माँ क्या बोलती है, हाय रे बड़ा बेटा इसके नाम कर दो ना पूरा घर, फिर वही बड़ा बेटा बागवान वाली बागवान 2 लिखता है फिर। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी। आई हैव वेरी सीन क्लोजली सीन दिस इफेक्ट्स इन द फैमिली, बहुत क्लोजली देखा है। समझ में आ गया? तो भाई घर की बागडोर अगर लीडर के हाथ में, हेड ऑफ द फैमिली के हाथ में है, सब कुछ सही चलेगा। जो नौटंकी करे, 2 शब्द यूज करने हैं, गेट लॉस्ट, काम खत्म, बस। समझ में आ गया? हमेशा पारिवारिक एकता बनी रहेगी। चले आगे बच्चों, नहीं तो फिर एकता कपूर के सीरियल देखिए। डन दिस? आगे कर दूं स्लाइड? चलिए, ठीक है सबने? तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे डिस्कशन अगले क्लास में होगा बच्चों, बस आप इसको समझ लीजिए। डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स, ये हो गया बच्चों टाइम बाउंड। मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊं, टाइम पे कंप्लीट कराऊं? हाँ सर, एग्जाम के एक दिन पहले तक कंप्लीट करा दीजिएगा। अरे नहीं भाई, बहुत पहले कंप्लीट होगा। एंड जब आपकी कॉस्ट जितनी एस्टिमेटेड है उतनी ही खर्च हो रही है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। समझ में आ गया? तो मैं 1 ईयर का कोर्स 10 मंथ्स में इफेक्टिवली कंप्लीट करा दूं, बट आई स्पेंट ह्यूज कॉस्ट इन डूइंग दिस। मैं कोर्स खत्म करा पा रहा हूं नॉट लेस देन 14 मंथ्स में, एंड द कॉस्ट स्पेंड इज सुपर मिनिमम। तो मैं एफिशिएंसी तो शो कर रहा हूं, बट इफेक्टिवनेस नहीं है। यहां पे बच्चों इफेक्टिवनेस तो है, बट व्हाट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी नहीं है। तो एफिशिएंसी के लिए कॉस्ट का कम होना जरूरी है, और इफेक्टिवनेस के लिए टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? कुछ बच्चे हैं वो पेप्सी पीते हैं क्लास 11th में, मतलब सर 2 बार पढ़ते हैं 11वीं, तो उन्होंने पापा मम्मी के ज्यादा पैसे खर्च करवा दिए, बट पास तो हो ही गए ना। देवर इफेक्टिव बट देवर नॉट एफिशिएंट। और आप निकल गए सुपर जीनियस, 1 लाख रुपए स्कूल से स्कॉलरशिप भी बटोर के ले आए, पापा कहे वाह बहुत बढ़िया, फीस भी दिए, स्कॉलरशिप भी ले, पढ़े भी। तो यू वर इफेक्टिव क्योंकि टाइम पे पढ़ाई भी कंप्लीट की, एज वेल एज एफिशिएंट। समझ में आ गया? नहीं समझे? एक इंसान था, उसने 27 साल में शादी कर ली, ओके, और एक ने 32 साल में शादी की है। कौन एफिशिएंट था बच्चों? 27 साल वाला। बैंक्वेट हॉल सस्ता, कपड़े सस्ते, गोल्ड सस्ता। 5 साल बाद बैंक्वेट हॉल महंगा, गोल्ड महंगा, कपड़े महंगे। मरना तो सभी को 70 साल पे है। समझ में आ गया? सर इसका जीवन 38 साल चलेगा, 38 साल चलेगा ना? हाँ, इसका जीवन सर 43 साल चलेगा। मतलब सर इसको बीवी की सेवाएं 43 साल मिलेंगी, इसको बेचारे को सिर्फ 38 साल मिलेगी। ओके, तो एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट कम है आपकी, इफेक्टिवनेस का मतलब काम आपने सही समय पे कंप्लीट कर लिया। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? तो बिजनेस शुड बी इफेक्टिव एज वेल एज व्हाट चिल्ड्रन? एफिशिएंट। खोपड़े में बात गई? तो मेरे घर का वाटर पंप अभी संडे को खराब हो गया था बच्चों, एक टुल्लू जिसका एग्जांपल लिया था। पर्सन कह रहा है मैं 2 आवर्स में रिपेयर करूंगा, बट आई टेक 1000 रुपीज। अच्छा, एक कह रहा है मैं 2 डेज में रिपेयर करूंगा एंड आई टेक 700 रुपीज। तो मैंने इसको प्रेफर किया, नहीं तो बाल्टी में पानी लाद के लाना पड़ेगा पड़ोसी के यहाँ से। तो इन दैट केस इसने टाइम कम लिया बट पैसा ज्यादा लिया, टाइम कम लिया बट पैसा ज्यादा। इसने टाइम ज्यादा लिया बट पैसा कम लिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो कुछ लोग बड़े धीरे धीरे काम करते हैं, एकदम आराम से ढीलम ढालम स्टाइल, दे आर इफेक्टिव, काम तो करते हैं बट इस वजह से कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो दे आर नॉट एफिशिएंट। समझिए बच्चों? चलिए बाकी ज्ञान मैं अगले लेक्चर में दूंगा आपको। पूरे बिजनेस में मार्केटिंग स्ट्रेटजी आएगी? नहीं नहीं, तो आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लेंगे नहीं जहां पे वो दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, आप लोगों को भी हायर कर सकते हैं और एआई एनेबल्ड रोबोट्स को भी रख सकते हैं, तो काम तो दोनों कर देंगे आपका, बट एआई एनेबल्ड रोबोट आपकी कॉस्ट कम करेगा। तो आजकल कंपनी यही काम कर रही है।
जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया या इंडियन ऑयल हो गया, गैस बुक कराते हैं ना ऑटोमेटिक, चैटबॉट जो होता है वो एआई एनेबिलिटी तो है। तो उनकी क्या हो रही है, लागत कम हो रही है, इंसान लगना नहीं पड़ रहा, मशीन पूरा काम कर दे रही है, तो दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एफिशिएंट। इफेक्टिव तो पहले भी थे वो लोग। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? आपने एआई एनेबल्ड कार खरीदी, समझ में क्या, हर 6 महीने में उसकी सर्विसिंग ड्यू है। बड़ा मजेदार एग्जांपल है एआई का ये। कल सवेरे 4 बजे आपका रोबोट जान जाएगा कि आज उसे 9 बजे सर्विसिंग कराने जानी है गाड़ी, समझ में क्या। फोन आ गया सुबह 8:30 बजे, वो दूर के रिश्तेदार थे, वो और दूर चले गए, समझ में क्या। अब आपके पापा ने मम्मी से बात की, भाई चलना है जरा दूर तक, 150-200 किलोमीटर है, तैयार वगैरह हो गए, टैची पैक कर ली, बाहर गए तो गाड़ी नहीं थी। गाड़ी कहाँ है, एआई इनेबल्ड थी ना, सर्विस सेंटर में गई हुई है वो। समझ में आया, एआई का नुकसान यही है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो हमेशा एआई में बैटरी निकाल दीजिएगा ताकि दिमाग ही ना चले उसका। चले आगे, चलिए, थैंक यू चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।